नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। राहुल गांधी से इतना डर क्यों लगता है कि अगर राहुल गांधी बोलेंगे तो बीजेपी की सारी पोलपट्टी खुल जाएगी? क्या कारण है? अमेरिका के सामने जैसे मदारी के सामने बंदर नाचता है हमारे प्रधानमंत्री की, वो हालत कर रहा है अमेरिका, और प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने तमाम संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत की है। वो जबरदस्त बातचीत है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब। गजब नजारा है, राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया जा रहा सदन में। सरकार डरी हुई है कि राहुल गांधी बोलेंगे तो वो सब रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, और रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा तो इतिहास के पन्ने में दर्ज ये भी हो जाएगा कि चीन किस तरह घुस रहा था सीमा में, और सब के सब सो रहे थे, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे थे। आज खबर चल रही है कि जो किताब राहुल गांधी अपने हाथ में लेकर आए थे सेना प्रमुख की, वो लीक कैसे हो गई, इस पर एक FIR भी कराई जा रही है। मतलब देश को पता ना चल जाए कि कब क्या कहां कैसे हो रहा है। एक नया कानून है, नया साहब का फरमान जारी हुआ कि प्रधानमंत्री कोष, PM का रिलीफ फंड, इन सब में जितना जो भी जानकारी है वो दी नहीं जाएगी आपको। आप होते कौन है मांगने वाले? ये देश में संसद जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां ये सब क्या चल रहा है मलिक साहब? बजट पे राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उसके बाद ये चर्चाएं होनी थी और उसमें प्रधानमंत्री जी का भी भाषण होता है और जो मुख्य विपक्षी दल होते हैं, नेता सदन प्रतिपक्ष होते हैं, उनका भी भाषण होता है। ये 70 साल के इतिहास में पहली बार है कि ना प्रधानमंत्री बोले हैं और ना विपक्षी नेता को बोलने दिया जा रहा है। ये तो इतिहास, नया इतिहास बनाने का मोदी जी को शौक है, आपको पता ही है। स्पीकर की भूमिका पे लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और आज कांग्रेस ने परेशान होके पहले एक सहमति बनी, सबको स्पीकर के रूम में बुलाया गया, उसमें कांग्रेस के भी थे, वेणुगोपाल थे, बाकी लोग थे, और एक सहमति बनी कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। जब दोबारा से हाउस शुरू हुआ और राहुल गांधी ने ये बात सदन में रखी कि भाई हमारी चर्चा हो गई है स्पीकर साहब से, उन्होंने कहा है कि आप बोल सकते हैं, तो अब मैं बोलना शुरू करूं। तो पीठासीन अधिकारी जो थी, जो आसंदी पे बैठी हुई थी, वो संध्या राय जी, उन्होंने कहा ठीक है बोलिए। और बाद में जो है जैसे ही इशारा उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ, उन्होंने कहा पूछिए कि बजट पे ही बोलेंगे ना? तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा कुछ बोलूंगा, बजट पे ही तो बोलूंगा, बजट के लिए ही खड़ा हुआ हूं। लेकिन इसी बीच पता नहीं क्या यकीन भी नहीं हुआ किरण रिजिजू को, जो संसदीय कार्य मंत्री है, वो खड़े होकर अपना जो है सारी कस्में याद दिलाने लगे। नहीं राहुल गांधी जी, ऐसे नहीं हुआ, अंदर सदन में ये नहीं हुआ, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा था, और अल्टीमेटली आप नहीं बोल सकते। तो उससे गर्मा गर्मी हुई और उसके बाद ये डिसीजन विपक्ष ने लिया है कि हम स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं। अविश्वास प्रस्ताव में संजय जी ये है कि मेरे ध्यान में तो नहीं आता है, 2-3 दशकों से मैं लगातार पार्लियामेंट को देख रहा हूं कि कभी सदन में इस तरह की स्थिति आई हो। एक बहुत सम्मानित पद होता है स्पीकर का, स्पीकर की ऐसी छींचा लेदर हुई हो, वो मुझे नहीं लगता। और इन स्पीकर महाशय ने प्रधानमंत्री मोदी को भी ये कह के फंसा दिया है कि मैंने उनको सलाह दे दी थी, मैंने आग्रह किया था कि सदन में ना आए। ये अब तो चर्चा ये हो रही है कि अपने आप ही उन्होंने बिना सोचे समझे इस तरह का जुमला वहां पे हाउस में सुना दिया और अब इनको लेने के देने पड़ रहे हैं। देखिए, दूसरी बात यह है कि हालांकि विपक्ष बहुत उत्साहित है अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए, लेकिन बात यह है कि आपका अविश्वास प्रस्ताव भी तो स्वीकार स्पीकर ही करेंगे। क्या वो अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्वीकृति आपको देंगे? और स्वीकृति अगर हो भी जाती है किसी तरह से, तो वो इस बार तो होगी नहीं, अगले बार मार्च में जब सदन शुरू होगा उसमें आएगी, तब तक क्या खिचड़ी पकेगी, क्या होगा, और जितने लोग आज आपके साथ हैं उस टाइम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लंबी कहानी। इसी बीच अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी सदन में आ नहीं रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके पास कुछ कहने को है नहीं। आज जो ताजा खबर आई है, जो लगातार फाइल खुल रही है अमेरिका में, उसमें एक सनसनीखेज खबर ये आई है संजय जी
कि जब हम पेज खोल के देखते थे स्टिंग फाइल का, जो लॉ डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उस पर जाके खोलते थे इंडिया के नाम से, तो हम इंडिया का नाम पे खोलेंगे कि इंडिया की फाइल क्या है, तो उसमें वो पूरी चीजें आ जाती थी। किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, उसका ईमेल डालेंगे, नाम डालेंगे या फोटो डालेंगे तो पेज खुलते थे। चर्चा ये चल रही है इंडिया में कि 484 पेज खुलते थे 6 फरवरी तक, और 6 फरवरी के बाद अगर हम आज खोल के देखते हैं तो उसमें से 6 पेज गायब हैं। वो 6 पेज क्यों हटा दिए गए? ऐसा क्या हुआ? वो 6 पेज कहां से हटाए गए? इंडिया में बैठा हुआ तो कोई व्यक्ति हटा नहीं सकता, और अमेरिका का भी कोई नहीं हटा सकता जब तक ट्रंप या उनकी सरकार नहीं चाहेगी। तो क्या किसी साजिश के तहत वो पेज हटाए गए हैं, या किसी के आग्रह करने पे वो पेज हटाए गए हैं, या उसके पीछे को लेन देन हुआ है इसलिए हटाए गए हैं? क्योंकि माना यह भी जा रहा है, शंका ये भी हो रही है कि जो हाल फिलहाल डील हुई है उसी दौरान हुई और उसी दौरान पेज हटाए गए। तो इस तरफ भी लोगों की थोड़ी शंकाएं हैं, क्योंकि यहाँ तो बोलने को कोई तैयार है नहीं। अगर आप वाणिज्य मंत्री से पूछते हो तो वो कहते हैं विदेश मंत्री से पूछ लो, और विदेश मंत्री जी से पूछो तो वो कहते हैं वाणिज्य मंत्री से पूछ लो। फुटबॉल की तरह इधर से उछल उधर से उधर कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी कुछ बोल ही नहीं रहे, और बाकी अगर कुछ कोई बोले भी उसको कुछ पता ही नहीं है। संघ चालक बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो है हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी अपना पद त्याग दूं। अब उनको ये लग रहा है कि मोदी जी उनको हटाने जा रहे हैं और उन्होंने अपने घुटने टेक दिए। बोलने को सिर्फ जो है आज की डेट में संघ प्रमुख बोल रहे हैं, उनके अलावा कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सम्मेलन चल रहे हैं आरएसएस के, और मुंबई में जो सम्मेलन हुआ है वहां पे आपने देखा कि कई मनोरंजन जगत की हस्तियां भी वहां पे आई, जिनका दुर्विरोध भारतीय जनता पार्टी और संघ करता रहा है। ऐसे लोग भी उस प्रोग्राम में देखे गए। तो भारत में जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं अभी बहुत उथल पुथल है। अब इसके बीच में क्या होगा, तस्वीर किस तरफ जाएगी, दिल्ली में क्या होगा, संसद कब तक चलेगी, राहुल गांधी कल बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, ये सारा अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। होगा क्या ये किसी को नहीं पता। संजय जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन मोहन भागवत को लगा कि बहुत दिनों से किरकिरी हो रही है कि दबा लिया मोहन, हमको दबा लिया, ठीक नहीं किया, इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। तो मोहन भागवत ने बयान दिया कि अच्छे दिन तो आरएसएस की वजह से आए हैं, अगर आरएसएस नहीं होता तो अच्छे दिन नहीं आते। अचानक मोहन भागवत के अंदर ये जो क्रांति जगी है कि अच्छे दिन आरएसएस की वजह से आए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ये चेतना अचानक मोहन भागवत के अंदर से कैसे जागृत हो गई? नहीं संजय जी, अगर आपने देखा हो जो उनका कई दिन से वहां प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें किसी ने सवाल पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है लंबे समय से, और भारत के अधिकतर राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार तो इसलिए आई है कि अच्छे दिन आ गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वजह से संघ के भी अच्छे दिन आ गए हैं, ये सवाल था। लेकिन मोहन भागवत जी ने उसको पलटते हुए कहा कि जो भारत में अच्छे दिन आए हैं सब लोगों के, वो भाजपा की वजह से नहीं, हमारी वजह से आए। वो अपना श्रेय लेना चाह रहे हैं, वो अपने पाले में बॉल को डालना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि हम भाजपा से नहीं, भाजपा हमसे है। वो बार बार ये कहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए संजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजरात लॉबी या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है और संघ प्रमुख के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो चीजें बाहर आ गई हैं। और संघ हावी था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद, लेकिन वो लगातार हावी नहीं रह पाया। गुजरात लॉबी या यूं कहे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने पहले टाइम लिया कि हम महाराष्ट्र का चुनाव करा लेते हैं, उसके बाद हरियाणा का चुनाव करा लेते हैं, दिल्ली का चुनाव और बिहार का चुनाव। लगातार 4 चुनाव जीतने के बाद उनके हौसले बुलंद हो गए, और भारतीय जनता पार्टी का जो तथाकथित शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने संघ को दबाने का काम कर लिया, और अब संघ बहुत ज्यादा बोल नहीं रहा है, सिर्फ छटपटा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आभास मोहन भागवत जी को हो चला है कि ये उनकी अंतिम विदा है।
क्योंकि उनको भी पता है कि जो फॉर्मूला उन्होंने बनाया था 75 का, वो भी उस दायरे में आ चुका है। वो लगातार कहते हैं कि संघ का प्रमुख कौन होगा, इसमें कोई जातिवाद नहीं होता है, इसमें कोई धर्मवाद नहीं होता है, इसमें ये नहीं होता है, और ये सबको पता है कि उसमें क्या होता है। उसमें ब्राह्मण ही प्रमुख बनता है, और ब्राह्मण में भी जो है चित पावन ब्राह्मण, जो उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं, वही बनते हैं। गाए बगाए किसी तरह से एक बार शायद वो ब्राह्मण समाज से नहीं थे, रज्जू भैया बन गए थे। उसके अलावा मुझे याद नहीं आता कि संघ प्रमुख कोई किसी दूसरी जाति का या किसी दूसरे वर्ण का व्यक्ति बना हो। तो अब मोहन भागवत जी को लगता है कि नया व्यक्ति अगर वो हटते हैं, उनको हटा के अगर नरेंद्र मोदी जी अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को संघ प्रमुख बनाते हैं, तो संघ भी उन्हीं के कब्जे में आ जाएगा। इससे कहीं ना कहीं ये घबराहट मोहन भागवत जी को लग रही है, और उसका नतीजा हम उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं कि योगी जी की पीठ पर मोहन भागवत जी का हाथ था, इसलिए वो सरपट दौड़ रहे थे। आजकल उनकी भी थोड़ी सी स्पीड कम हो गई है, और वो जोश और जज्बा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जताता है कि कहीं न कहीं मोहन भागवत कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी में तीसरी चीज और अंत में जोड़ दूं संजय जी, कि जो लगातार मोहन भागवत जी और आरएसएस की तरफ से संजय जोशी का नाम चल रहा था, वो भी अब ठंडे बस्ते में चला गया है। संजय जोशी जी का भी आजकल कुछ अता पता नहीं है। तो ये सारी चीजें जताती हैं कि संघ प्रमुख, जो आज के संघ प्रमुख है, वो बहुत कमजोर स्थिति में मुझे दिखाई देते हैं। और इनको राजनीतिक शब्दों में ये कह सकते हैं कि मोहन भागवत जी ने घुटने टेक दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने। जी मलिक साहब, ये जो कहना है संघ प्रमुख का कि अच्छे दिन संघ की वजह से आए हैं, मतलब हमारी वजह से अच्छे दिन आए हैं, तो ये माना जाए कि जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं, 500 अरब डॉलर का व्यापार हमारे यहाँ खाने के पैसे नहीं है, 80 करोड़ देश की आबादी को 2 वक्त का अनाज दिया जा रहा है, तो उसकी जिंदगी चल रही है। कोई शर्तें नहीं बता रहा कि कौन कौन सी शर्तें हमने अमेरिका के साथ कर ली। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पूरे दुनिया के बड़े बड़े देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे। अमेरिका भी पाकिस्तान को मदद कर रहा था, चीन तो खुले तौर पे कर रहा था। केवल एक देश था, रूस, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारी तरफ झुका हुआ नजर आ रहा था। अमेरिका ने पता नहीं कौन सी नस दबाई कि हमने अमेरिका के कहने पे रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। ट्रंप का एक बयान वायरल हो रहा है जो दिल दहला रहा है भारतीयों का। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो मोदी जी का कैरियर एक दिन में खत्म कर सकता हूं, पर मैं ऐसा कर नहीं रहा हूं। इस बयान का मतलब क्या है? लोग फाइलों से तरह तरह की कहानियां जोड़कर चल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द भी खराब नहीं सोचना चाहता, कहना नहीं चाहता, लेकिन ये भी जानना चाहता हूं, ये बयान ट्रंप का कहना कि मैं चाहूं तो एक दिन में मोदी का कैरियर खत्म कर दूं, ऐसी कौन सी बात होगी? सब बातें तो मान रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म कर दो पाकिस्तान के साथ, जितने दिनों के नारे थे, हम पीओ को लेके आएंगे, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है, हमेशा कहते हम जान दे देंगे, जो बड़े बड़े डायलॉग थे वो सारे भूल गए, तुरंत युद्ध रोक दिया। उन्होंने कहा रूस से तेल मत खरीदो, हमने तुरंत रोक दिया। अब कितना झुकाएंगे मोदी जी को? मोदी जी ने कम से कम, ट्रंप इतना याद नहीं रख रहे कि मोदी जी ने सारे नैतिकता को ताक पे रखकर अमेरिका में जाकर नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। एक हमारे बड़ी कहावत गंदी कही जाती है ना, आदमी की आंख में सुअर का वाल होता है, तो ट्रंप तो ऐसे ही कर रहे हैं, कोई नाता रिश्ता प्यार मोहब्बत है ही नहीं। मोदी जी ने सबको दांव पे लगाया और वो कह रहे हैं कि मोदी का कैरियर एक दिन में खत्म कर सकता हूँ। फिर लोग तरह तरह की बातें सोच रहे हैं, मैं उन बातों में बिल्कुल नहीं जाना चाहता, खराब बात भी है, मैं क्यों जाऊं, लेकिन सोशल मीडिया पर आप रोक नहीं सकते, तरह तरह की कहानियां चल रही हैं। लेकिन लोग ये तो जानना चाह रहे हैं क्या राज ऐसा होगा कि जो अमेरिका चाह रहा है। एक इंदिरा गांधी थी, अमेरिका ने धमकाना चाहा, पलट के इंदिरा गांधी ने वो जवाब दिया कि तुम 7वां नहीं 10वां बेड़ा भी भेज दो, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, कभी अमेरिका से नहीं डरी। और आज हमारा देश अमेरिका से इतना डर रहा है। हम 2 वक्त की रोटी कम खा लेंगे, हमारे तरह के तो हमारे पूर्वज थे, बहादुर थे, घास की रोटी खाकर लड़े थे। हम अमेरिका के आगे क्यों झुक रहे हैं? क्या मतलब है इसका कहना कि एक दिन में कैरियर खत्म कर दूंगा? आप तो बहुत सीनियर आदमी हैं, दिल्ली में बड़ा आपके राजनीतिक गलियारों में उठना बैठना है, इस लाइन का मतलब क्या है? क्यों कही होगी ये बात मलिक साहब ने? देखिए संजय जी, अगर आप देखें, अगर कहीं धुआं है तो आग होगी। आग ऐसे ही नहीं है, कुछ न कुछ है तो जरूर। मैंने अभी जिक्र किया आपको कि जो फाइलें खुल रही हैं,
फाइलों में जो हमने खुद बताया था कि 484 के लगभग पेज थे, उसमें से 6 पेज गायब हैं। ये सारी तस्वीरें, चीजें धीरे धीरे खुल रही। ट्रंप साहब लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो युद्ध था, जो हमने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, वो लगभग 80 बार कह चुके हैं मैंने रुकवाया है, और एक बार भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका जवाब नहीं दिया। ये पुरानी बात हो गई। अब अगर आप ताजा बात करते हैं, इतिहास में पहली बार है ये, हम लोग खुद आश्चर्यचकित हैं कि इतना बड़ा समझौता हमारा अमेरिका के साथ हुआ है और हमें जानकारी नहीं। हाउस में सरकार बोलने को राजी नहीं। जो प्रधानमंत्री किसानों को 6,000 रुपया देने के लिए, जो प्रधानमंत्री 6,000 तो पूरे साल में मिलता है, एक बार में 2,000 रुपया देने के लिए खुद आगे आते हैं, खुद उसका ढिंढोरा पीटते हैं। जो किसानों को खैरात दी जाती है, जो राशन दिया जाता है, उसका खुद ढिंढोरा पीटते हैं। जब दिल्ली में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का एक टुकड़ा खोला जाता है 6 किलोमीटर का, उसका उद्घाटन करने के लिए खुद गाड़ियां लेकर निकल जाते हैं। वो प्रधानमंत्री इतनी बड़ी डील पे मुंह नहीं खोलते। और उसके बाद जब नीचे हम बात करते हैं किसी अपने वाणिज्य मंत्री से, विदेश मंत्री से, तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं। तो दुर्भाग्य देश का देखिए कि ये देश के साथ क्या हो रहा है। और एक जो बेलगाम राष्ट्रपति है अमेरिका का, जो पावर के नशे में, सत्ता के नशे में चूर है, वो भारत पे अपना अहंकार किस प्रकार से दिखा रहा है। ऐसा क्या हम इतने क्यों दबे हुए हैं? ये भारत का जो नागरिक है उसका अधिकार है जानने के लिए कि ऐसी हमारी क्या मजबूरी है। आज हम यहाँ पे विपक्ष, सत्ता और विरोधी तब है जब कोई देश के अंदर की बात हो, जब राष्ट्र की बात आती है, जब विदेश की बात आती है, जब किसी युद्ध की बात आती है, जब चाइना की बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है, अमेरिका की बात आती है, तो हम सब एक हैं। हम 140 करोड़ लोग हैं और हमारे नेता जो भी हों प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री की इतनी बेइज्जती कोई देश करे, इतना उनका अपमान करे, ये देश कैसे सहेगा? देखिए, अगर आपसे कोई गलती हुई भी है और आप कोई गलती कर रहे हैं तो देश आपके साथ खड़ा है और आपकी वो गलती भुगतने के लिए भी खड़ा है। लेकिन आप देश को बताइए तो सही, आप देश को बताएंगे तो सही, आप देश में डिस्कशन करेंगे तो सही। ऐसा तो है नहीं कि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ है। वाजपेयी जी में अगर कहीं इस तरह की चीजें हुई है, वाजपेयी जी के टाइम पे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। उनको इतना दबाव में आ गए थे कि उनको आतंकवादियों को ले जाके अफगानिस्तान छोड़ के आना पड़ा था, तो किसी ने थू वाजपेयी जी पे नहीं किया। कई लोगों का कहना यह था उस समय भी, विरोधियों का, कि हमें एक आतंकवादियों को नहीं छोड़ना चाहिए, हम एक्शन लेंगे भले ही हमारे कुछ लोग मारे जाए। तो उसमें भी विवाद हुआ था, लेकिन उन्होंने किया। तो आपके साथ अगर कोई इस तरह की चीज हो रही है तो देश आपके साथ खड़ा हुआ है, आप एक्शन लीजिए। चाहे चाइना के खिलाफ लेना हो, चाहे अमेरिका के खिलाफ लेना हो। डर के कब तक आप जिएंगे? जितना आप डरेंगे आपको और डराया जाएगा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी किसी दबाव में हैं और वो देश की जनता को, देश के नागरिकों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहते हैं। आज देश की जनता ने लोगों को चुनकर सदन में भेजा है। सदन में इस बात की चर्चा होनी चाहिए और सदन में इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि ये जो समझौते हुए हैं ये किस दबाव में हुए हैं। संजय जी, आपको ये देखना होगा कि लंबे समय से अमेरिका की कोशिश है कि वो हमारे कृषि क्षेत्र में एंटर करे, वो हमारे डेयरी उद्योग में एंटर करे, क्योंकि वहां पे स्थिति बहुत खराब है किसानों की। सरकार को मोटी सब्सिडी देनी पड़ती है। संजय जी, वहां पे एक किसान को लगभग साल में 80 लाख रुपया दिया जाता है सब्सिडी का, और हमारे यहाँ 6,000 की खैरात देते हैं और थोड़ा सा मिला लें तो 12-13 हजार की खैरात आप साल भर में किसान को देते हैं सब्सिडी के नाम पे। तो हमारा किसान उनसे कैसे मुकाबला कर पाएगा? जब थोड़ा किसानों ने, बाकी लोगों ने, विपक्ष ने हो हल्ला किया कि आप अगर कृषि क्षेत्र उनके लिए खोल देंगे तो यहाँ क्या होगा हाल लोगों का, तो उसमें इन्होंने कहा नहीं, मक्का नहीं आएगी, सोयाबीन नहीं आएगा। मक्का नहीं आएगी तो उसको प्रोसेस करके चारे के रूप में ले आएंगे, मुर्गियों का चारा, पशुओं का चारा। आप सब मक्का नहीं ला रहे, चारे के नाम पे आप मक्का ला रहे। सोयाबीन आप नहीं लाएंगे, सोयाबीन का तेल ले आएंगे आप, तो उसका आप जो है चेंज करके उसको ले आएंगे और लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे, ना हम मक्का ला रहे ना सोयाबीन ला रहे। आप प्रोडक्ट को चेंज करके ले आएंगे। तो ये सरकार जो कर रही है, किस दबाव में कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और संजय जी, पिछले 50 साल से, 70 साल से अमेरिका की एक कोशिश है
कि अगर कृषि क्षेत्र का बाजार, भारत बहुत बड़ा बाजार है अमेरिका के लिए एग्रीकल्चर में, और अगर एक बार उसकी एंट्री हो गई तो यहाँ का किसान तबाह हो जाएगा और यहाँ त्राहिमाम हो जाएगा। जो ब्रेड आप 30, 35, 40 रुपए की लेते हैं वो बहुत जल्दी आपको 400 रुपए की मिलेगी, ये मैं आपसे दावा कर सकता हूँ। क्योंकि आप ये देखिए कि पाम ऑयल जो मंगाना शुरू किया था हमारे अडानी भैया ने 2008-2009 में पाम ऑयल धीरे धीरे शुरू किया था, और ये कोरोना के टाइम पे 2 साल पाम ऑयल नहीं आया तो यहाँ पे सरसों के तेल की खपत बढ़ गई थी और किसानों की सरसों अच्छे रेट पर बिकी थी। अगले साल रकबा बढ़ा दिया किसानों ने इसका सरसों का, और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ और धड़ाधड़ वहां से जो है वो पाम ऑयल आना शुरू हो गया, सरसों के रेट धड़ाम हो गए और वो सारे किसान बर्बाद हो गए सरसों वाले। और अब आप जितना तेल यूज कर रहे हैं भारत में सब पाम ऑयल है, उसमें मिक्स करके आप बेच रहे हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। हमारे जो यहाँ के किसान हैं, सरसों के किसान और तिलहन के किसान, दलहन के किसान, वो सब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि एथेनॉल यहाँ बनाइए, सब गन्ना किसान खुश हो जाएंगे, एथेनॉल आप वहां से मंगाएंगे अमेरिका से, तो काहे को खुशहाल हो जाएगा किसान? उसको तो एमएसपी दे ही नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, इन सब बातों की किसी को कोई चिंता बची नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, धन्यवाद। ये देखिए अभी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।